Namaskar. Good evening to each and every participants. Lovely greetings to all of you. Thank you for joining today's webinar. और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नए ट्रेडर्स हैं या जो रिस्क एवर्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हम फॉलो कर सकते हैं, या स्पेशली वैसे ट्रेडर्स जो ऑप्शन मार्केट में नए हैं या कैपिटल की सेफ्टी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज है, और करंट मार्केट वोलेटिलिटी को कैसे हमें देखना चाहिए, आने वाले समय में मार्केट का क्या आउटलुक लगता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में रेगुलर डाउन ट्रेंड अभी देखा जा रहा है, खासतौर से आफ्टर इलेक्शंस, आफ्टर बजट और आरबीआई की पॉलिसी के बाद लास्ट 2 दिनों में काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। तो क्या ये सेलिंग के क्या टारगेट्स बनते हैं, किस तरफ मार्केट जा सकती है, ये हम आगे समझेंगे। और इन सिनेरियो में किस तरीके से हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, नेकेड ऑप्शंस करना चाहिए या हेज ऑप्शन करना चाहिए या कैपिटल प्रोटेक्शन प्राइमरी रखना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है ड्यूरिंग द डे। अगर आप देखेंगे तो 300-400 पॉइंट की स्विंग दोनों साइड मिला करके हो रही है। तो ऐसे में हमें कैसे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्लस एक प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी समझेंगे कि किस तरीके से, जैसे कई स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, और अगर हम उन स्टॉक्स में बाइंग करने की सोच रहे हैं तो उसमें कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब स्ट्रैटेजीज के बारे में हम नेक्स्ट 1 घंटे में समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। आगे प्रेजेंटेशन में चलने से पहले मैं ये स्लाइड को हाईलाइट करना चाहता हूँ। और जी बिजनेस पे रेगुलर हर दिन आप लोगों के लिए हम ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देते हैं। जो नेकेड ऑप्शंस होती है, प्लेन वैनिला ऑप्शंस होती है, विदाउट हेज होती है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी काफ़ी है तो रिस्क भी हो सकता है, बट रिस्क को देखते हुए आप इन स्ट्रेटजीज में अगर आप नेकेड ऑप्शंस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो टाइमिंग है जी बिजनेस पे, वो मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 12:35 से 12:50 के बीच में यानी 12:35 से 12:50 के बीच में 2 से 3 मिनट का क्लिप आता है, जिस वक्त ऑप्शंस की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो भी डेटा बन रहा होता है उसके हिसाब से हम देने की कोशिश करते हैं। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको, आप रेगुलर अगर ट्रेडिंग करते हैं, पूरे महीने अगर आप इसे फॉलो करें, तो मुझे ऐसा विश्वास है और मैं ऐसा देख पा रहा हूँ या हिस्टोरिकली ऐसा समझ में आ रहा है कि आप नेट नेट प्रॉफिटेबल ही रहना चाहिए। कोई उसकी गारंटी नहीं है, बट परफॉर्मेंस अच्छी है, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी छोटा प्रॉफिट मिलता है, कभी बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाता है, बट ओवरऑल हिट रेशियो अच्छा है। अ, और सेकंड जो है वो मंडे टू फ्राइडे हर दिन 2:15 से 2:30 के बीच में आती है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक्यूरेसी आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में ज़्यादा आएगी क्योंकि ये मिड मार्केट है, और सेकंड वाले में कई बार कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हो जाते हैं क्योंकि वो क्लोजिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ द मार्केट होती है। तो अगर आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेडर हैं, यानी आप ऑप्शंस को कैरी करना चाहते हैं, तो उस केस में आप ये वाले जो सेकंड टाइमिंग है इसके ऊपर जा सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 12:35 से 12:50 वाला जो सेगमेंट है इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, जो अच्छे एक्यूरेसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, विदाउट स्टॉप लॉस नेकेड ऑप्शंस ट्रेड ना करें, बट यह है कि इसमें आपको एक्यूरेसी फिर भी ठीक मिल रही है। और थर्ड, ये रात में आता है नेक्स्ट डे के लिए 7:40 से 7:50 के बीच में, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों में सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट वाला शो है 12:35 से 12:50, सेकंड प्रायोरिटी 2:15 से 2:30 है, और थर्ड प्रायोरिटी 7:40 से 7:50 के बीच में। तो ये हो गया जहां पे आप मुझे लाइव ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइव डेटा के बेसिस पे जो हम ट्रेड्स दे रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं और अपना ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के टॉपिक में कि क्या 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 कंटेंट्स हैं, किस पे हम बात करने वाले हैं। तो जो मेन टॉपिक आज के हैं, इसमें हम ये 3 स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नए ट्रेडर हैं या सेफ अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में डाउन ट्रेंड रहनी चाहिए, और डाउन ट्रेंड नॉर्मली मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होती है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट।
तो ऐसे सिचुएशन में नेकेड ऑप्शंस आपकी रिस्की हो सकती है अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर इंट्राडे में भी कई बार नेकेड ऑप्शंस रिस्की हो सकती है। उस केस में अगर हमें रिटर्न्स भी बनाने हैं और कैपिटल की प्रोटेक्शन भी लेकर के चलनी है, तो ये दो स्ट्रैटेजीज है, बेसिकली तीन स्ट्रैटेजीज पे हम फोकस करने वाले हैं। एक तो बुल एंड बियर स्प्रेड्स, आप लोगों ने सुना होगा, बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड हम तब करते हैं जब मार्केट में लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और हमें बुलिश व्यू लेकर के चलना है, और इंस्टेड ऑफ बाइंग अ नेकेड कॉल, अगर मान लीजिए तेजी लग रही है तो एक तरीका हो गया कि आप सिंपल मार्केट में जाएं और आप कॉल ऑप्शन खरीद लें। जब आप नेकेड कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो उसका रिस्क क्या होता है कि जिस समय आपने खरीदा उसी समय से तुरंत बेसिकली आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, तभी नेकेड कॉल ऑप्शन में आपको प्रॉफिट मिलता है। अदरवाइज अगर मार्केट उसी लेवल पे रुक गई तो टाइम वैल्यू डिके हो जाती है, और टाइम वैल्यू डिके कई बार ये विक्स के टूटने से भी होती है। यानी कि अगर कई बार हम देखते हैं कि वोलेटिलिटी इंडेक्स भी टूट रही है और मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रहा है, यानी मार्केट ऊपर भी जा रही है, आपने कॉल खरीद रखा है और विक्स टूट रही है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, तो उस सिचुएशन में वोलेटिलिटी इंडेक्स टूटती है, तो जो प्रीमियम्स होते हैं नेकेड ऑप्शंस के वो उतने ज़्यादा एप्रिसिएट नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में अगर हम स्प्रेड्स में जाते हैं, बुल कॉल स्प्रेड्स में, तो हम टाइम वैल्यू का जो इफेक्ट होता है वो हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी होती है इसमें आपका रिस्क भी कम होता है और इसमें आपका रिवार्ड्स भी लिमिटेड होते हैं। जैसे नेकेड ऑप्शंस में तो आपका अनलिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड रिवार्ड है, तो वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहे हैं, आप बहुत छोटे कैपिटल से कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, नेकेड ऑप्शंस का कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास कैपिटल का कंस्ट्रेंट है, और कैपिटल ही अगर हमारे पास 15-20 हज़ार है तो उस केस में आप बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स नहीं कर सकते। बुल एंड बियर स्प्रेड्स को करने के लिए मिनिमम कैपिटल 60,000 रुपीज़ चाहिए एक लॉट करने के लिए, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम ऑप्शंस एट द मनी खरीदते हैं और हम बाहर की ऑप्शंस बेचते हैं, तो जिसे हम बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं या बियर पुट स्प्रेड बोलते हैं। तो बुल या बियर करने के लिए मिनिमम कैपिटल आपकी 60 से 65,000, 60-70,000 होनी चाहिए, और नेकेड ऑप्शंस आप 10-15 हज़ार में भी कर सकते हैं, बट वो रिस्की है करंट मार्केट सिचुएशन में। और बियर पुट स्प्रेड वो होती है कि अगर मार्केट में मंदी लग रही है तो एक तो तरीका हो गया कि आप नेकेड पुट ऑप्शंस खरीद लें। सपोज मार्केट आपको लगती है कि कल 23,000 के नीचे जा सकती है, तो एक तरीका है कि आप 23,000 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे, और 23,000 की पुट ऑप्शन से आपकी 40 रुपए के आसपास बंद हुई है, तो आप 40 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, यानी आपका 40 का 40 पूरा प्रीमियम रिस्क है। और रिवार्ड आपका अगर मान लीजिए 23,900 आ गई तो 60 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 40 रुपए में आपने खरीदा है, और 22,900 आ जाती है तो वो 100 रुपए का पुट ऑप्शंस का प्राइस हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका है कि आप 23,000 की पुट खरीद लें, और वो सपोज कीजिए आपने 40 रुपए में खरीदी और उसके अगेंस्ट में आपने 22,900 की पुट ऑप्शन बेच दी 20 रुपए में, 20 रुपीज में, तो आपका जो रिस्क है वो केवल 20 रुपीज का ही हो जाता है, क्योंकि आपने जो प्रीमियम दिया, आपने मार्केट को 40 रुपए का प्रीमियम दिया, और अब मार्केट से आप वापस बेच करके ऑप्शंस को 20 रुपीज का प्रीमियम वापस ले रहे हैं, तो आपका जो आउटफ्लो है, जो डेबिट है आपका प्रीमियम्स का, वो केवल 20 रुपए का है, तो आपका रिस्क केवल 20 रुपीज का बियर स्प्रेड में होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि आप ओवरनाइट अपनी पोजीशंस को एक लिमिटेड रिस्क के साथ कैरी कर सकते हैं, और आपका रिवार्ड वहां पे 60-70 पॉइंट्स का होता है। तो 1:2 के रिस्क रिवार्ड में आप अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट भी कैरी कर सकते हैं, और आपको पता है कि मेरा रिस्क डिफाइंड रिस्क है, और ओवरनाइट बहुत ज़्यादा आपको रिस्क नहीं है उस केस में। तो ये बेसिकली बुल एंड बियर स्प्रेड्स हो गई। अगर डायरेक्शन जैसे मंदी का, अभी एक हो गई साइडवेज मार्केट और एक हो गया डायरेक्शनल मार्केट, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में डायरेक्शनल मार्केट है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बियर स्प्रेड्स में अच्छे रिटर्न्स ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड में मिल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली बियर मार्केट में क्या होती है प्रॉब्लम, कि मार्केट गैप डाउन खुलेगी, उसके बाद इंट्राडे में अगर आप पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करेंगे तो इंट्राडे में आपको मार्केट स्टॉप आउट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरऑल मार्केट में डाउन ट्रेंड है, आप आज मार्केट नीचे खुलने के बाद रिकवर हो गई, और उसके बाद मार्केट रिकवरी के बाद हो सकता है कल एक्सपायरी वाले दिन फिर नीचे की तरफ मूव कर जाए, तो इंट्राडे में ट्रेंड के हिसाब से अगर आपने पुट अटेम्प्ट लिया होगा तो मार्केट ने स्टॉप आउट कर दिया।
तो डाउन ट्रेंड में मार्केट कभी भी अगर नीचे की तरफ जा रही है तो वो इमीडिएट जर्क बाउंस देती हुई चलती है, और ऐसे सिचुएशन में इंट्राडे में नेकेड ऑप्शंस में स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है। अगर आप लास्ट 4-5 दिनों को देखें, आरबीआई की पॉलिसी वाले दिन, बजट वाले दिन मार्केट नीचे जाके बाउंस करी, जो भी पुट्स हैं पुट्स को मार्केट ने निकाल दिया, फिर गैप्स के साथ गिर रही है। तो इस सिचुएशन में अगर आप बियर स्प्रेड्स करके चल रहे हैं ट्रेंड के साथ, तो आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। अब इसे कैसे करते हैं आगे हम समझते हैं, फिर हम एक समझेंगे कवर्ड कॉल राइटिंग। कवर्ड कॉल राइटिंग ये बेसिकली, अगर आपके पास स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में और अच्छे स्टॉक्स हैं और वो गिर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट गिर रही है तो वो स्टॉक्स गिर रहे होंगे सारे। अब ऐसे सिचुएशन में एक है कि आप और उन स्टॉक्स को आप बेचना भी नहीं चाह रहे हैं, जैसे सपोज कि आपका रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, अच्छे टॉप निफ्टी के स्टॉक्स हैं, और आपने इन्वेस्टमेंट के लिए उन स्टॉक्स को ले रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट डाउन है और स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से हमें उन स्टॉक्स पे इनकम कमाई जाए, ये कवर्ड कॉल में हम डिस्कस करेंगे। कि कवर्ड कॉल यानी आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं और वो गिर रहे हैं, बट आप उसे बेचना नहीं चाह रहे हैं, बट आप ये भी चाह रहे हैं कि कम से कम मैं कुछ इनकम इन स्टॉक्स के ऊपर कमा सकूं, तो वो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसमें साल की आप कम से कम 12 से 14% का रिटर्न एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, और स्टॉक्स आपके पास हैं और अब आप उसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये हम कवर्ड कॉल में डिस्कस करेंगे। और एक प्रोटेक्टिव पुट होती है। प्रोटेक्टिव पुट यानी प्रोटेक्शन के लिए हम पुट खरीदते हैं, जिसे हम प्रोटेक्टिव पुट बोलते हैं। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखेंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है, अभी आप मानेंगे 1200 के आसपास है। अभी मैं चार्ट्स में दिखाऊंगा कि 1150 से 1100 की रेंज में काफी मल्टी मंथ सपोर्ट जोन है। अब उस सिचुएशन में आप अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और मैं 1150 की रेंज में रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर में लेना चाह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ये हम प्रोटेक्टिव पुट में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें है, जी 3 स्ट्रेटजीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कैसे मूव करेंगे, एक तो हम थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर कुछ रिसर्च फाइंडिंग है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और हम फिर लाइव ट्रेडिंग कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे कि किस तरीके से बुल कॉल स्प्रेड बनती है, कैसे बियर पुट स्प्रेड्स बनती है, क्या कौन से स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर हम कवर्ड कॉल कर सकते हैं, किस पे हम नहीं कर सकते हैं, क्या बीटा होना चाहिए, आप बीटा कहाँ से देख सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक पोल डिस्कस करते हैं। ये पोल मैंने कई बार कराया भी है, आप लोगों ने ये पोल पार्टिसिपेट किया होगा। और ये जो पोल है ये टेलीग्राम चैनल पे क्रिएट किया हुआ है, और इसमें बेसिकली क्या है, जो ये पोल ये बोलता है कि आई मोस्टली ट्रेड एंड प्रीफर ट्रेडिंग इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस। और उसमें पोल में ये है कि क्या आप नेकेड ऑप्शंस करते हैं, हाई रिस्क एपेटाइट है, या फिर आप बुल एंड बियर स्प्रेड ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लो रिस्क एपेटाइट है, या फिर आप कुछ भी ट्रेड करते हैं, आइदर नेकेड ऑप्शंस हो या हेज हो, मुझे प्रॉफिट चाहिए, जो भी है कोई भी कॉम्बिनेशन विल वर्क डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। तो ये जो पोल ये बोलता है कि 60% जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उसमें जनरली मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि 60 to 70% ट्रेडर्स ये प्रीफर करते हैं नेकेड ऑप्शंस, कि हमें नेकेड कॉल या पुट मिल जाए और हम उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी हो, जो भी रिस्क लेना है काम कर लें। और जनरली 40% और या 30% ट्रेडर्स हेज वाली स्ट्रेटजीज प्रीफर करते हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। इसका एक पॉइंट ये हो सकता है कि ये सिंपल लगती है देखने में नेकेड ऑप्शंस, प्लेन वैनिला होती है तो सिंपल लगती है बाय और सेल करने में, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कैपिटल कंस्ट्रेंट्स भी एक रीज़न हो सकते हैं, कि हमारे पास अगर से लिमिटेड कैपिटल है तो इन दैट केस हम बुल एंड बियर स्प्रेड्स नहीं कर सकते। तीसरा है कि कैपिटल कंस्ट्रेंट में अगर मेरे पास क्या है कि 50-60 थाउजेंड में मैं बहुत ज़्यादा लॉट्स ले सकता हूँ ऑप्शंस में, बट अगर मैं हेजिंग कर रहा हूँ तो क्वांटिटी कम आएगी, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट इसका हमें प्रॉज एंड कॉन्स दोनों समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं तो आप कैपिटल पे रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर की जगह हम न्यू ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहे हैं आज। यानी जो स्टॉक ऑप्शंस में साल 2 साल 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से
नेकेड ऑप्शंस की जगह अगर हम हेज ऑप्शंस करें तो क्या है, आपका जो ओवर लिवरेजिंग करने की अगर हैबिट हो गई है तो वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आप हेजिंग करेंगे तो आप ओवर लिवरेज नहीं करेंगे, क्योंकि आप 60-70,000 के कैपिटल पे एक स्प्रेड 75 का भी लॉट है तो आप बना सकते हैं। अर्लियर जब 25 शेयर्स का लॉट था तो 25,000 से 20,000 में ये स्प्रेड स्ट्रेटजीज बन जाती थी, क्योंकि हमें क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। कई ट्रेडर्स अभी भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड बनाने में 2 लाख का कैपिटल लगता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सेबी की तरफ से क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट एक्सचेंज हमें देती है। अर्लियर आज से 4 साल 5 साल पहले हमें ये 2-2.5 लाख का मार्जिन लगता था एक बुल एंड बियर बनाने में, बट अब जब से क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट आ गया है केवल आपको 60 से 70,000 का मार्जिन ही लगता है, यानी क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट मिलता है, तो इसमें आपका रिस्क भी कम है। तो ये बेसिकली पोल ये बोलता है कि 60-70% नेकेड ऑप्शंस प्रीफर करते हैं और 30% हैं जो हेज ऑप्शंस की तरफ करते हैं। तो हमें ये जो हेज ऑप्शन है इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, और रिस्क कैपिटल प्रोटेक्शन प्राइमरी एम होना चाहिए अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग से कभी भी वेल्थ नहीं बन सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग वेल्थ हमेशा आपकी बनेगी इन्वेस्टमेंट से, ऑप्शन ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं बन सकती। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको रिस्क को उसमें मैनेज करना आना चाहिए, और नेकेड ऑप्शंस की जगह अगर आप हेज ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे तो रिस्क भी कम होगा और साल में एक टारगेटेड रिटर्न निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर हम ये टारगेट करके चलें कि मुझे साल का करीब 20 से 30% का रिटर्न आ जाए, क्योंकि आज के दिन में तो सिनेरियो ये है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स को नेट में लॉस होता है एज पर सेबी। तो अगर हम इस तरीके से भी इम्प्रूव कर पाएँ कि हम लॉस नहीं दें और साल में 20 से 30% का रिटर्न खर्चे वगैरह के बाद भी अगर हम निकाल पाएँ और हमारा कैपिटल सेफ रहे, तो वो भी एक अच्छा रिटर्न है, क्योंकि आप इक्विटी हो या म्यूचुअल फंड्स हो या कोई भी एसेट क्लास में देखेंगे तो एवरेज रिटर्न 15-16% एनुअलाइज से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं आती है। तो ये रिटर्न हम अगर हेजिंग वाली स्ट्रैटेजीज करें, बुल एंड बियर स्प्रेड्स, और उसमें डेटा कंबाइन कर लें, जैसे पीसीआर का डेटा है या वीवैप का डेटा है उसे कंबाइन कर लें, तो ये रिटर्न्स हम निकाल सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि इस तरीके का रिटर्न हम साल में निकाल सकते हैं। अब जैसे ऑप्शन नेकेड ऑप्शंस बाइंग पे 70% ट्रेडर्स बाई करके चलते हैं, या 70% ट्रेडर्स का ये झुकाव है कि मैं नेकेड ऑप्शंस करना चाहता हूं, बट उसमें रिस्क क्या है ये एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आप ऑप्शन बाई करते हैं तो एज अ बायर ऑफ ऑप्शन, सपोज मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी, तो कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट कब मिलेगा मुझे? कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट तब मिलेगा जब जिस लेवल पे मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी यहां से मार्केट अगर ऊपर की तरफ चली गई तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, नीचे की तरफ अगर मार्केट चली गई तो लॉस होगा, और अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो भी लॉस होगा। अभी इन तीनों सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी कितना है? 33% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। सेम 33% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज भी हो सकती है, क्योंकि अभी कई बार हम लोग देखते हैं कि 12 बजे के बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो जाती है और कॉल एंड पुट दोनों में टाइम वैल्यू डिके होने लग जाती है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी 33% है कि मार्केट साइडवेज भी हो सकती है, और आपकी जो कॉल ऑप्शंस है वो टाइम वैल्यू डिके भी कर सकती है, और इक्वली 33% चांसेस हैं कि मार्केट नीचे भी जा सकती है। यानी कि यहाँ पे ये इक्वेशन ये बोलती है कि जैसे आपने कॉल ऑप्शन खरीदा तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है दैट इज ओनली 33%, एंड 66% 66-67% जो प्रोबेबिलिटी है ये लूजिंग प्रोबेबिलिटी है। यानी आप वैसे गेम में हैं जहां पे आपकी स्टार्टिंग से जिस लेवल पे आप एंट्री कर रहे हैं उस लेवल से केवल आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% है। अब अगर इसमें हमारी राइट टाइमिंग नहीं हुई, हमने ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं किया, डेटा को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, वॉलेटिलिटी काफ़ी आ गई, तो ये जो प्रोबेबिलिटी 33% की है, ये ऑलरेडी घट के आपकी 20% की प्रोबेबिलिटी केवल बायर के लिए रह जाती है। तो इस सिचुएशन में ऑप्शन बायर को नेकेड ऑप्शंस में प्रॉफिट कमाना बहुत टफ हो जाता है,
और ये विनिंग प्रोबेबिलिटी इनकी 20% की होती है अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करें, जिसके कारण ही हम ये देख रहे हैं कि 10 में से 9 ट्रेडर ऑप्शन में लूजर होते हैं। अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको यही दिखेगा कि 10 में से 8 या 9 ट्रेडर ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बायर की केवल 20% होती है। अब इस विन प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम डेटा को फॉलो करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी भी बहुत मैटर करती है। और उसके साथ साथ अगर हम हेजिंग की तरफ मूव करें, क्योंकि हम अगर नए ट्रेडर हैं और हम नेकेड ट्रेड में जाते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी केवल 20% है, उसकी जगह अगर हम हेजिंग की तरफ जाएं तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर ट्रेड गलत भी होगा तो मेरे लॉस छोटे होंगे और मैं उस लॉस को काट के निकल पाऊंगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आज का ही मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आज हम लोगों ने एक बियर स्प्रेड क्रिएट की थी, और बियर स्प्रेड में जब एग्जिट किया तो उसमें लॉस केवल 3 पॉइंट का हुआ, वेयर एज अगर नेकेड पुट ऑप्शन लिया होता तो उसमें 20 से 25 पॉइंट का लॉस होता। अब उसका टाइम वैल्यू का क्या इम्पैक्ट है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपको टाइम वैल्यू हेल्प करती है हेजिंग ऑप्शंस में। बट ये बेसिकली यहाँ इस स्लाइड से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेकेड ऑप्शंस हैं, जो हम लोग सभी प्रीफर करते हैं कि हमें नेकेड ऑप्शंस ही करनी चाहिए, बट ये आप मान के चलिए कि नेकेड ऑप्शन से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 20% है। और नेकेड ऑप्शन एक तरीके से वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, ये कभी भी आपका वेल्थ नहीं बना सकती। इसी कारण से सेबी ने जो बंद किए हैं वीकली ऑप्शंस, ये बहुत ही राइट स्टेप है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये एक रिटेल इन्वेस्टर्स का या एक आम आदमी का धीरे धीरे ये वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रही थी। और ये बहुत ही राइट स्टेप है, क्योंकि ये जो डेटा, अगर आप एफआईज का भी डेटा एनालाइज करेंगे तो हमें पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट आता है। आप एनएससी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट। तो उसमें हमेशा आप देखेंगे कि जो पोजीशंस ऑप्शंस की होती है वो अगर रिटेल पब्लिक पुट ऑप्शंस में है तो एफआईज कॉल ऑप्शन में होंगे और पुट सारी खत्म हो जाती है, यानी कि कॉन्ट्रा पोजीशंस जनरली देखी जाती है एफआईज और रिटेल प्लेयर्स के अगेंस्ट में। और ये डेटा इनफैक्ट मैंने लास्ट 4 से 5 साल को बैक टेस्ट भी किया था, और बैक टेस्ट आज नहीं, आज से 2 साल पहले इसे मैंने बैक टेस्ट किया था। और उस समय हमारी ये फाइंडिंग थी कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो ऑप्शन में जनरली लॉस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सेबी ने भी ये सारा डेटा निकाल के एनालाइज किया होगा। तो ऑप्शन से हमें वेल्थ कभी भी नहीं बनाई जा सकती। बट अगर हम ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं और हम ऑप्शन में हमें इंटरेस्ट है, तो उस केस में हमें प्राइमरी ये सोचना चाहिए कि हम वेल्थ को कैसे, हम अपनी कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैपिटल को इरोड होने से बचाएं। प्राइमरी हमारा ये होना चाहिए। और उसके बाद हम एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में नहीं सोचें। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सोचते हैं कि हमें 100% रिटर्न आ जाती है, 200% आ जाती है। कई यूट्यूब में आपने वीडियो देखी होगी, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप 25 से 30% का साल का टारगेट करते हैं तो वो फिर भी पॉसिबल है अगर आप डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, क्योंकि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ही आपकी 20% की होती है। अब बुल एंड बियर स्प्रेड्स में इसे एक सिंपल फटाफट समझ लेते हैं। और अगर आप डिटेल में इसे समझना चाहते हैं तो आप गूगल में टाइप कीजिएगा बुल बुल स्प्रेड्स और बियर स्प्रेड्स, तो इन्वेस्टोपीडिया की आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आप और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि बुल स्प्रेड्स क्या होता है, बियर स्प्रेड्स क्या होता है, और इसके कैसे प्राइस फंक्शन होती है, किस समय करना चाहिए। बट एक बेसिक समझने के लिए मतलब हो गया कि हम तेजी खेल रहे हैं, और बियर का मतलब हम मंदी खेल रहे हैं। अब बुल स्प्रेड्स में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट लग रहा है ऊपर जाएगी, और अभी सपोज कीजिए 23,000 के आसपास मार्केट है। और एक तो तरीका हो गया कि आप नेकेड कॉल ऑप्शन खरीद लें 23,000 की। अब मान लीजिए आपको 100 रुपये में 23,000 की कॉल ऑप्शन मिल रही है, तो अगर आप 23,000 की कॉल ऑप्शन नेकेड खरीद रहे हैं तो आपका रिस्क ये पूरा 100 रुपया प्रीमियम का है। दूसरी स्ट्रेटजी हो गई जिसे हम बुल स्प्रेड बोलते हैं। 23,000 की आपने कॉल ऑप्शन खरीद ली और आप 23,100 की कॉल ऑप्शन बेच दें, जो आपको करीब करीब हो सकता है 60 रुपीज में बिक जाएगी।
यानी आपके पॉकेट से 100 रुपया खरीदने में लगे और 60 रुपया आपने बेचा तो आपको 60 रुपीज वापिस आ गए, तो आपके पॉकेट से केवल 40 रुपए का रिस्क हुआ। और मार्केट ऊपर जाती है तो इस केस में नजदीक वाली कॉल आपकी ज्यादा ऊपर जाएगी कंपेयर टू दूर वाली, और इसके डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये ऊपर नीचे होगा तो आपको प्रॉफिट मिलता है वहां पे। अगर आप ज्यादा बुलिश हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 23,000 की कॉल ले करके 23,200 की कॉल बेच सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट ज्यादा मूव कर सकती है तो हम 200 पॉइंट की बुल स्प्रेड्स कर सकते हैं। और अगर लग रहा है कि नहीं हमें और थोड़ी मूवमेंट बनती है तो हम 250 पॉइंट का भी स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी 50 पॉइंट 50-50 के स्ट्राइक्स में ऑप्शंस अवेलेबल है। तो नेकेड ऑप्शंस लेने की बजाय, क्योंकि नेकेड ऑप्शंस में आपका थीटा का पूरा इंपैक्ट होता है, टाइम वैल्यू का डीके का इंपैक्ट होता है, बट आप अगर स्प्रेडिंग कर देंगे तो आपका टाइम वैल्यू का जो इंपैक्ट है आप उसे बहुत हद तक बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, एक बार हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैं आके आपको लेके चलता हूं और फिर हम वो समझेंगे कि हम टाइम वैल्यू का सबसे बड़ा फायदा कैसे उठा सकते हैं। अभी देखिए मैंने आपके सामने ये एक्सेल शीट दिख रही होगी आप लोग को। एक्सेल शीट आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। ओके। अभी देखिए ये फरवरी कल की एक्सपायरी का है और मार्केट 23,050 के आसपास है। 23,050 की कॉल ऑप्शन बंद हुई है 89। कल ये एक्सपायरी है और यहाँ पे हम समझ रहे हैं डेल्टा, थीटा और थीटा। अब ये थीटा और डेल्टा आपको मिलेगा कैसे, ये भी मैं आगे आपको प्रेजेंटेशन में बता दूंगा कि आप कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेकेड ऑप्शंस वर्सेस हेज ऑप्शंस में, हेज ऑप्शन से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। अब सपोज कीजिए 23,050 की कॉल ऑप्शन आपने 89 में खरीद ली। कल अगर मार्केट इसी लेवल पे खुलती है, अगर एक हो गया कि कल मान लीजिए मार्केट आप कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं और कल मार्केट 23,050 से इसी लेवल पे खुलती है, तो ये जो 89 रुपीज की कॉल ऑप्शन है ये आपको क्या लगता है कितनी खुलेगी? ये जो 89 की बंद हुई है, क्या ये 89 खुलेगी? नहीं खुलेगी। क्या ये 80 रुपए खुलेगी? नहीं खुलेगी। ये आपको, ये आप मान के चलिए कि अगर सेम प्राइस पे मार्केट खुलती है तो ये 40 से 50 रुपए के आसपास खुलेगी आपकी। यानी आपका टाइम वैल्यू इरोजन ओपनिंग में ही 30 से 40 रुपए का हो चुका होगा और उसके बाद आपको निकलने का मौका मार्केट नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी 50% ऑप्शंस की टाइम वैल्यू इरोड हो चुकी होगी और मार्केट अगर ऊपर जाएगी भी तो आपके ऑप्शंस में उस हिसाब से प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए आपने 22,200 की कॉल ऑप्शन खरीद ली आज, नेकेड ऑप्शन, और मार्केट है इस लेवल पे 23,050 पे। अगर मार्केट कल यहां से 50 पॉइंट ऊपर भी खुल गई तो आपको क्या लगता है ये जो कॉल ऑप्शन 34 रुपीज में क्लोज हुई है, जो आप नेकेड ऑप्शंस कैरी किए हैं, ये कितनी खुलनी चाहिए अगर मार्केट 50 पॉइंट भी ऊपर खुल गई तो? अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर भी खुलती है तो ये जो 23,200 की कॉल ऑप्शन है कल एक्सपायरी होने के कारण आपको ये 25 रुपए से ज्यादा नहीं खुलेगी, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो यही दिक्कत आ रही थी जब वीकली ऑप्शंस हर दिन हो रही थी, एवरीडे वीकली ऑप्शंस हो रही थी, तो जो ट्रेडर्स थे वो एक्सपायरी को प्ले करने के लिए वो ऑप्शंस को कैरी कर रहे थे और जिसके कारण उनकी ऑप्शंस में टाइम वैल्यू का उनको नुकसान हो रहा था। तो ये बेसिकली, अब क्या है यहाँ पे, अगर सपोज मैं बुलिश हूं और मुझे बुल स्प्रेड लेके जाना है, लग रहा है कि ऊपर जाएगी, तो इसका एक तरीका क्या है, आप 23,050 की कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए 89 में। अब आपको टाइम वैल्यू को अगर मिटिगेट करना है तो आप 23,150 की कॉल ऑप्शन बेच दीजिए जो 49 में बिक रही है। अब आपने 89 में खरीदा और 49 का प्रीमियम आपने बेच दिया। अब सपोज कीजिए मार्केट कल फ्लैट भी खुलेगी या 10-20 पॉइंट नीचे भी खुलेगी तो आपको इन स्प्रेड्स में उतना बड़ा रिस्क नहीं आएगा, लॉस नहीं आएगा। तो एक तो यहां पे एकदम हमें क्लियर माइंड में रखना चाहिए
कि अगर हम कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में कैरी फॉरवर्ड कभी भी भूल से भी हमें नेकेड ऑप्शंस नहीं करनी चाहिए। आप अगर नेकेड ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ऑप्शंस में पैसा आपको कभी कदार मिल जाएगा, कभी कदार आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा, बट नेट में बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो हमेशा हेज बुल या बियर स्प्रेड करके चलना चाहिए, क्योंकि आपको टाइम वैल्यू का जो इम्पैक्ट है वो हेजिंग से वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं फिर से कि अगर मैं हेजिंग करके जा रहा हूं तो जो टाइम वैल्यू 85 रुपीज का टाइम वैल्यू है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू कल की जो खत्म हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे 50 रुपीज की टाइम वैल्यू आ रही है 150 में, जो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, तो ये टाइम वैल्यू को काफी हद तक आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। यानी आपने कॉस्टली चीज खरीदी और अगली टाइम वैल्यू बेच दी, तो आपको ये टाइम वैल्यू का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है अगर हम बुल या बियर स्प्रेड्स कर रहे हैं। अब इसी को मैं अगली वीक एक बार लेकर के चलता हूं। अभी मान लीजिए सेकेंड की जगह हम थर्ड वीक कर देते हैं। यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा टाइम वैल्यू, क्योंकि जो करंट वीक है उसमें तो सारा टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा। सपोज कीजिए हमें लग रहा है कि मार्केट बाउंस हो जाएगी, बुल स्प्रेड्स हम लेना चाह रहे हैं। अब बुल स्प्रेड्स में यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट 23,050 पे है। अगर आप नेकेड कॉल ऑप्शन लेंगे, आपको तेजी लग रही है, तो आप कौन सी स्ट्राइक लेंगे? जनरली आप ये वाली तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इसका प्रीमियम 223 है, करेक्ट। 23,100 भी जनरली ट्रेडर्स प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 रुपए का प्रीमियम है, ये भी उनको लगेगा काफी कॉस्टली है। तो वो कहाँ पे जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पे आ जाएंगे, इस लेवल पे। जो मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए तक का प्रीमियम लेने प्रीफर करते हैं। यानी बिलो 150 की कॉस्ट फिर भी कंफर्टेबल उनको लगती है, उससे ऊपर वो लगता है कि ऑप्शंस कॉस्टली है। तो आप अगर 23,200 की कॉल ऑप्शन लेना प्रीफर करेंगे यहां से 150 पॉइंट ऊपर, और इसका अभी कितना आ रहा है? 148, ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। करंट सिचुएशन में इसका जो थीटा डिके है वो केवल 13 रुपए का है। 13 रुपए का टाइम वैल्यू डिके है, एक दिन का डिके 13 रुपए का है। तो अगर मुझे ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड भी करना है, अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे हेजिंग करनी ही नहीं है, मुझे नेकेड ही करना है, मुझे रिस्क लेना ही है, तो आप करंट वीक वाली जो मैंने बताई आपको कि 89 रुपीज में जो 23,050 की ऑप्शंस को बाय करने की बजाय आप अगले वीक वाली 23,200 की बाय करके जाएंगे, तो आपका रिस्क वहां पे कम होगा, क्योंकि वहां पे आपको टाइम वैल्यू कितना डिके जा रहा है? केवल 13 रुपए का टाइम वैल्यू डिके है। तो टाइम वैल्यू रिस्क आपको नेक्स्ट वीक में कम रहेगी। तो जब भी कभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नेकेड ही करना है और मुझे कैरी ही करनी है, तो उस केस में आपको करंट वीक को अवॉइड करके आपको नेक्स्ट वीक को कैरी करना चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से ओवरनाइट कैरी करना है तो हेजिंग होनी चाहिए, बट फिर भी आप अगर कैरी करने में ही इंटरेस्टेड हैं तो करंट वीक को अवॉइड करके नेक्स्ट वीक में जाना चाहिए। अब इसका ये जो डेल्टा आप देख रहे हैं 0.41 है, यानी 40 पैसे का डेल्टा है। यानी निफ्टी अगर 1 रुपया बढ़ेगी तो ये ऑप्शन 40 पैसे से बढ़ेगी, और निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये वाली ऑप्शन आपकी 40 रुपए से ऊपर जाएगी, 40 से 50 रुपए की, क्योंकि डेल्टा इसका 0.4 है। अगर आप करंट वीक वाली भी ले रहे हैं, एट द मनी भी ले रहे हैं, तो उसका भी पे ऑफ करीब करीब इसी तरीके का बनेगा जब तक कि एक्सपायरी नहीं हो जाती है। एक्सपायरी जब होगी तो फिर ठीक है, उसका डेल्टा 1 हो जाएगा, बट अदरवाइज इसका पे ऑफ भी उसी तरीके से चलेगा ड्यूरिंग द मार्केट, उसको थीटा की मार पड़ती रहेगी। तो ये तो हो गया कि अगर एक्सपायरी के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं या एक्सपायरी वाले दिन कर रहे हैं। अब कल थर्सडे एक्सपायरी है, आप लोग ऑप्शन ट्रेड करेंगे, नेकेड ऑप्शन ट्रेड करेंगे, तो कल का जो थीटा डीके बहुत फास्ट होगा, तो उसकी जगह अगर आप नेक्स्ट वीक करेंगे तो आपका थीटा डीके कम होगा। और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि पूरे दिन मार्केट साइडवेज एक्सपायरी वाले दिन हो जाती है, और कॉल की वैल्यू और पुट की वैल्यू दोनों डीके हो जाती है करंट वीक वाली, और अगले वीक में उतना डीके नहीं मिलता है, और कई बार अगले वीक की कॉल ऑप्शन मूव कर जाती है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, जो भी डायरेक्शन है। तो मेरे हिसाब से एक्सपायरी वाले दिन आपको करंट वीक को नहीं देखना चाहिए। करंट वीक की ऑप्शंस की जगह सस्ती लगती है वो देखने में, बट वहां पे ऑप्शन राइटर्स काफी एक्टिव होते हैं, इसलिए आप नेक्स्ट वीक की ऑप्शन एज अ बायर आपको पकड़ना चाहिए, रैदर कि आप करंट वीक की ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें। दूसरी बात, अगर मुझे
बुल स्प्रेड्स लेनी है तो अगर सपोज कीजिए मैंने 23,200 की कॉल ऑप्शन खरीदी, जिसका टाइम वैल्यू डिके 13 रुपये हमें दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट सपोज कीजिए ऊपर जाएगी, 23,400 की मैंने अगर कॉल ऑप्शन बेच दी, जो 148 में मैंने खरीदी और ये 76 में बेची, तो यहाँ पे थीटा मुझे कितना मिल गया, 10 रुपया थीटा मुझे मिल गया। तो नेट इंपैक्ट आपको थीटा का टाइम वैल्यू का केवल -3 रुपया का आएगा, यानी टाइम वैल्यू आपको तंग नहीं कर सकती, क्योंकि आपने थीटा को न्यूट्रलाइज कर दिया है और आपने 200 रुपए की स्प्रेड बना रखी है। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए ऑप्शंस में जो रिटेल प्लेयर है उनका मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट 25-30 पॉइंट से ज़्यादा जनरली नहीं देखा जाता है। अगर हम पोल भी करेंगे और हम पोल ये करते हैं कि मैं प्रॉफिट जनरली 25 पॉइंट का टारगेट रखता हूं या 30 पॉइंट का या 50 पॉइंट का, तो आप पोल में देखेंगे कि 80% ऑप्शन ट्रेडर ये बोलेंगे कि अगर मुझे ऑप्शन में 25 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि 75 का लॉट है, तो वो जनरली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल भी बहुत होती है ऑप्शंस की। तो अगर हमारा टारगेट ही 25-30 पॉइंट का है, तो हमें रिस्क क्यों 30-40 पॉइंट का लेना, और उस केस में टाइम वैल्यू का रिस्क सबसे ज्यादा है। तो ये बेसिकली ये लॉजिक है कि क्यों हमें नेकेड ऑप्शंस की जगह हेज ऑप्शंस करना चाहिए अगर हम न्यू ट्रेडर हैं तो, क्योंकि जो टाइम वैल्यू है इसको मिटिगेट करना ये एक तरीका है जिससे आप टाइम वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने ट्रेंड को राइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रही है, तो आपने अगर बियर पुट स्प्रेड ली, जैसे हम लोगों ने इस एक्सपायरी के शुरुआत में 23,400 और 23,300 की बियर पुट स्प्रेड खरीदी थी, जिसमें कि कल प्रॉफिट बुक कर लिया। बट अगर आप उसको राइड कर रहे होते तो 40 रुपए के रिस्क पे 20 रुपीज का स्टॉप लॉस पे आपको 60 पॉइंट के प्रॉफिट मिलते। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो करीब 50-55 पॉइंट के प्रॉफिट पे है, क्योंकि वहां पे मार्केट में दोनों स्ट्राइक्स इन द मनी हो गई है। तो इस तरीके से हमें बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स की तरफ मूव हम कर सकते हैं। और ये कैसे, ये स्ट्रेटजीज बनती किस तरीके से है, जैसे मान लीजिए ये पे ऑफ है आपके सामने। जैसे मान लीजिए अगर लग रहा है कि मार्केट ये एक स्ट्रेटजीज क्रिएट की थी हम लोगों ने, 23,400 की पुट ऑप्शन और 23,300, जो आज भी हम देख पा रहे हैं कि 50 पॉइंट के प्रॉफिट में चल रही है। अब जैसे मान लीजिए कल एक्सपायरी है और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है, तो यहाँ पे हम कैसे प्ले करेंगे, 23,050 की पुट ऑप्शन ले ली और 22,950 की पुट ऑप्शन बेच दी। अब ये देखिए इसकी जो कॉस्टिंग है आपकी, ये कितने 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 की कॉस्टिंग आ रही है, ये 77 रुपीज में आप पुट ऑप्शन ले रहे हैं और 22,950 की आप 42 में बेच रहे हैं, यानी ये प्रीमियम आपको मिल गया, ये प्रीमियम आपने दिया, तो आपका मैक्सिमम रिस्क 35 का है। और अगर सपोज ये ट्रेड गलत हो गया, आपने स्टॉप लॉस रखा 15 पॉइंट का, तो आप कभी भी इस ट्रेड से छोटे स्टॉप लॉस के साथ निकल सकते हैं। सपोज आपने इसकी जगह अगर नेकेड पुट ऑप्शन ले ली होती 23,050 की, तो 77 से ये कब 50 आ जाएगा ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी है। तो इस तरीके से ये बेसिकली हम और डीप में स्टडी कर सकते हैं कि क्या होता है बुल स्प्रेड्स, क्या होता है बियर स्प्रेड्स। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मुझे बड़े फंड्स पे काम करना है और ऑप्शन मार्केट से मैं सोचता हूँ कि मुझे रिटर्न कमाना है, वेल्थ बनानी है, तो उस केस में नेकेड ऑप्शंस की जगह आपको हेज ऑप्शंस की तरफ स्टडी करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मूव करना चाहिए। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले टॉपिक पे। तो ये बेसिकली लॉजिक्स थे कि क्यों हमें बुल बियर स्प्रेड्स करने चाहिए और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ओवरनाइट कैरी करना हो अगर हमें, तो जैसे स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में तो आप फिर भी नेकेड ऑप्शंस कैरी कर सकते हैं, बट क्योंकि स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है तो वहां पे टाइम वैल्यू डिके का रिस्क कम होता है। अब जैसे सपोज ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है या इन्फोसिस है या टीसीएस है या कोटक बैंक है, और इनमें लग रहा है कि मार्केट में तेजी या मंदी बन सकती है, तो वहां पे फिर भी आप नेकेड ऑप्शंस लेकर के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू डिके का रिस्क कम है और आपके पास पूरा 1 मंथ है टू द एक्सपायरी। बट अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस में कर रहे हैं जो कि वीकली ऑप्शंस हैं, तो उस केस में आपको टाइम वैल्यू को दिमाग में रख करके ही नेकेड ऑप्शंस कैरी करनी चाहिए।
अब जैसे इंट्री नियर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जहाँ पे मैक्सिमम पुट्स का ओआई है, ये भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि किस लेवल पे मैक्सिमम कॉल या पुट का ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन है। ये आपको ऑप्शन चेन का डेटा में दिख जाएगा कि कौन सा लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और जनरली एक ये फाइंडिंग है कि अब जैसे कल एक्सपायरी है और क्या तो मार्केट, क्योंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड में हम लोग चल रहे हैं, तो क्या तो कल मार्केट साइडवेज रहेगी, टाइम वैल्यू डी के कॉल एंड पुट की होगी, या फिर मार्केट ब्रेकडाउन लेगी। अब कल ओपन इंटरेस्ट बनेगा और ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी बनेगा, पुट्स में भी बनेगा। तो मंदी के मार्केट में जो पुट्स का ओपन इंटरेस्ट होता है, जहां पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बनेगा, तो वो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं मंदी के मार्केट में। और अगर तेजी का मार्केट होगा तो डिस्पाइट की कॉल्स में बहुत ज्यादा राइटिंग है, तब भी कॉल्स का लेवल्स जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, ट्रेंड डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ द प्राइसेस। तो अगर जैसे कल एक्सपायरी है और अगर से ड्यूरिंग द डे आपने ये देखा कि ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है पुट साइड में, तो वहां पे आप नीचे का लेवल ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। और आगे अभी हम समझेंगे किस तरीके से निफ्टी का ट्रेंड पैन आउट होना चाहिए और फेब्रवरी में हम कहाँ तक नीचे गिर सकते हैं। अब एक बार हम कवर्ड कॉल राइटिंग समझ लेते हैं। ये बेसिकली, अब ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में और वो गिरे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि नहीं, उस पे ऊपर हमारा कुछ एडिशनल रिटर्न आ जाए, क्योंकि हम स्टॉक्स को सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न उस पर निकल जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी कर सकते हैं। यानी कवर्ड इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स हैं, यानी आप नेकेड राइट नहीं कर रहे हैं। इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप एक तो स्टॉक्स आपके हाथ में है तो उसमें आपकी कैपिटल लगी हुई है, और दूसरा आप अगर ऑप्शन राइट कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा का पूरा मार्जिन लगता है। तो एक तो कवर्ड कॉल राइटिंग आप नेकेड में कर सकते हैं, और दूसरा आप क्रेडिट स्प्रेड्स कर सकते हैं। क्रेडिट स्प्रेड्स, आपको टाइम मिले तो आप एक बार गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कि क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होता है। क्रेडिट स्प्रेड्स बेसिकली क्या होता है कि आपने नज़दीक की कॉल ऑप्शन बेच दी और हेजिंग करने के लिए दूर की कॉल ऑप्शन खरीद ली। इससे क्या, आपको एक तो मार्जिन का बेनिफिट, क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है कि नेकेड ऑप्शन जब हम बेचते हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को कम करने के लिए आप बहुत दूर वाली कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे, तो आपका जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आप क्या तो नेकेड ऑप्शन अगर कैपिटल है तो बेच के चल सकते हैं, या फिर आप क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट उठाने के लिए क्रेडिट स्प्रेड्स भी बना सकते हैं स्टॉक्स में। अब ये क्या है, बेसिकली कवर्ड कॉल में क्या होता है, कवर्ड कॉल इज न्यूट्रल टू बुलिश स्ट्रेटजी। ये बेसिकली क्या होता है, मेरे पास स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है, और जैसे मान लीजिए रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, या निफ्टी के स्टॉक्स हैं, और तो हम और ट्रेंड, और उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली करंट भाव से 4 से 5% ऊपर की कॉल राइट कर देते हैं। जैसे आप अगर कॉल राइट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए रिलायंस चल रही है 1200 के आसपास, आप उसकी 1300 1350 की कॉल ऑप्शन आपने बेच दी, तो वो क्या है, अगर पूरे महीने उस प्राइस से नीचे रह गया तो क्या होगा, आपको वो प्रीमियम जो भी है 1-1.5% का प्रीमियम मिल जाएगा। और अगर स्टॉक मान लीजिए ऊपर चला गया, 1200 से 1300 1350 आ गया, तो आपके पास स्टॉक्स ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, वो अप्रिसिएट कर गए, तो वहां पे आपको फायदा मिल गया। और अगर नीचे चला गया तो आपको ऑप्शन की जो प्रीमियम्स हैं वो आपको मिल गए। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास निफ्टी के स्टॉक्स हैं और उसमें 10-15 स्टॉक्स हैं, तो उसमें इस तरीके से आप कवर्ड कॉल राइटिंग करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको एनी हाउ वो जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में वो आप होल्ड करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के ख्याल से। इसमें बेसिकली क्या है कि आपके पास शेयर्स उतने होने चाहिए जितने की लॉट साइज है। अगर मान लीजिए जो भी लॉट साइज है रिलायंस का या एसबीआई का या फिर कोटक बैंक का या आईसीआईसी का, उतने शेयर्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप ऑप्शंस राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो थोड़ा उसमें ज़्यादा होना चाहिए। जनरली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि आउट ऑफ मनी या एट द मनी ऑप्शंस राइट की जाती है। सेलिंग अ कॉल ऑप्शन ऑन अ स्टॉक दैट यू ऑलरेडी ओन, यानी आपके पास स्टॉक्स हैं और आप उसकी कॉल ऑप्शन बेचते हैं। इसमें कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल चाहिए हमें, और
अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक गिर जाता है तो फिर इस केस में आपको स्टॉक्स हैं तो उसमें तो आप ऑलरेडी रखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको लॉस होगा, बट ऊपर प्रीमियम आपको मिलते चले जाएंगे। अब इसमें किस ये जो कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें अगर हम हर महीने कवर्ड कॉल राइटिंग करते रहें तो हमें कुछ ना कुछ इसमें रिटर्न्स मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है, आप 3 से 5% ऊपर की कॉल ऑप्शन आप बेच रहे हैं और इन सभी स्टॉक्स की आपने बेच दी तो आपको करीब करीब 1% के आसपास का प्रीमियम मिल जाएगा। 1% यानी साल का 12% के आसपास प्रीमियम मिल गया। मान लीजिए ये स्टॉक्स मैंने एग्जाम्पल लिया कि आपके पोर्टफोलियो में है और आपने कवर्ड कॉल कर ली, 12% का ये प्रीमियम मिल गया आपको। और ये जो स्टॉक्स हैं ये ऐसा तो होगा कि नहीं कि हर महीने सारे स्टॉक्स 3-3, 5-5% बढ़ते रहेंगे। और ये सारे स्टॉक्स का एवरेज आप मान लीजिए पूरे साल में ये स्टॉक्स 20% ऊपर चले जाते हैं, 20% ये ऊपर चले गए, क्योंकि ये निफ्टी के स्टॉक्स हैं और निफ्टी की रिटर्न अगर पूरे साल में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% की रिटर्न निफ्टी में देखी जाती है ईयर ऑन ईयर मैक्सिमम। कभी कभी बहुत रेयर चांसेस हैं कि उससे ज़्यादा देखी गई है, बट एवरेज रिटर्न 15 से 20% की रिटर्न हमें देखने को मिलती है। तो ये जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूरे साल में 15 से 20% अप्रिसिएट करेंगे। और अगर आपने कवर्ड कॉल करी तो यहाँ से आपने 11-12% का यहाँ से निकाल लिया, तो अल्फा यानी एक्स्ट्रा आपने 10-12% का रिटर्न आप कवर्ड कॉल से निकालते हैं। अब सपोज कीजिए मार्केट गिरती जा रही है, स्टॉक्स, 1 मिनट में एक जी बिजनेस का फोनो है, वेडनेसडे है, वो मैं ले लेता हूँ फिर मैं वापस आता हूँ। हेलो। हेलो मनोहर सर, नमस्कार। बिजनेस से बात कर रहे हैं? जी सर, कनेक्ट कर दीजिए। सर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, स्वाति जी बात करेंगे। थैंक यू। ये संकेत तो साफ था। ऐसे में अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नंबर्स किस तरह से रहते हैं। सपोर्ट 22,750, 22,825, ये रेंज चल रहेगी आपके लिए मजबूत सपोर्ट, और ऊपर में 23,300 से 23,400 की रेंज में जाकर आपको दिखेगी रुकावट भी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 48,750, 49,000 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है, और ऊपर 49,900, 50,175, ये 50,150, ये वो रेंज है जहां पर आपको सप्लाई आती दिखेगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। पहले दिग्गज शेयर तो समझ जाए, लार्ज कैप ठीक होते दिखे, तब जाकर वहां पर थोड़ा एक्शन मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी भी आप खतरे से बाहर तो नहीं निकले हैं। थोड़ी बाइंग की फिगर आपको देखनी जरूरी है, और एफआईएस की बाइंग की फिगर सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के ना हो, अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन दिखे तब जरूरी, नहीं तो आजकल हो ही रहा है, एक दिन एफआईएस थोड़ा सा हाथ रोकते हैं, दूसरे दिन फिर से बेचते हैं। लेकिन आज के भारी उतार चढ़ाव के बाद कल का सेशन एक और उतार चढ़ाव वाला रहना चाहिए। उसकी वजह एक और है, वो है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। मंगलवार और गुरुवार अब हफ्ते के 2 सबसे ज्यादा वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन होने लगे हैं, क्योंकि मंगलवार को होती है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी और गुरुवार को होती है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो कल भी रहेगा आपके लिए बड़े एक्शन वाला। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरार का हमारे साथ है शो में शामिल। नितिन जी स्वागत करते हैं सर। कल कहां पर नजर रखी जाए? देखिए, मैं ओवरऑल ट्रेंड डाउन है और कल एक्सपायरी वाले दिन भी लग रहा है कि मार्केट हो सकता है हल्की फुल्की पॉजिटिव खुल के नीचे की तरफ ही जाए। तो टारगेट स्ट्राइक आपको 23,050 की पुट ऑप्शन पे रखना है, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 78 है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट हो सकता है थोड़ा बाउंस करके खुले, तो उस केस में आपको ये 40 से 50 के बीच में मिल जाएगी। तो 23,050 की पुट ऑप्शन खरीदनी है आपको 40 से 50 के बीच में, और इसका स्टॉप लॉस रखना है 25 रुपीज़ का, और टारगेट करीब आपको रखना है करीब 100 रुपये के आसपास का। तो हम फोकस 23,050 की पुट पे करेंगे, 40 से 50 पे खरीदेंगे, 100 के टारगेट और 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये रही आपके लिए 23,050 के पुट को खरीदने की सलाह। 40 से 50 के बीच मिले खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस 25 का रहेगा, 100 का टारगेट। धन्यवाद करेंगे नितिन जी बातचीत करने के। देखिए, एफआईस की आज की भी अगर आप सेलिंग देखेंगे तो 4,000 करोड़ की आज की नेट कैश में सेलिंग है। कल भी आप देखेंगे तो 4,000 करोड़ के आसपास की नेट कैश में सेलिंग है। तो ये जो सेलिंग, कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है ये मार्केट के करंट सिनेरियो के लिए अच्छा नहीं है। और कल जैसे एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी में
अगर पॉजिटिव खुलती है मार्केट तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर के लेवल पे फिर से सप्लाई आनी चाहिए, और उसी सब सिनेरियो को देखते हुए मैंने अभी पुट ऑप्शंस जी बिजनेस पे दी है, क्योंकि 23,050 की पुट ऑप्शन अगर हमें से 40 से 50 की रेंज में मिलती है तो क्या होगा कि ये इसलिए क्योंकि जो टाइम वैल्यू का इम्पैक्ट है वो अगर कल मार्केट से फ्लैट भी खुलेगी तो ये जो ऑप्शंस हैं इसकी टाइम वैल्यू इरोड हो जाएगी, और ये आपको 40 से 50 के बीच में मिल जानी चाहिए। इसलिए इसका प्राइस हमने 78 जो करंट क्लोजिंग प्राइस है उस प्राइस पे नहीं लिया, क्योंकि टाइम वैल्यू उसमें एडजस्ट करेगी, और ओपनिंग अगर हल्की से भी पॉजिटिव हो गई तो हो सकता है ये आपको 35-40 की रेंज में मिल जाएगी। तो इसी सब सिनेरियो को देखते हुए हम लोगों ने 23,050 की पुट ऑप्शन अभी जी बिजनेस पे रिकमेंड किया। अब तो अब आगे हम वापस से अपने प्रेजेंटेशन में आते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे कवर्ड कॉल राइटिंग की। तो कवर्ड कॉल राइटिंग बेसिकली कब कैसे करना चाहिए, कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स हैं। एक तो ये हमें उन कॉल्स में करना चाहिए जिसका डेल्टा 0.3 से 0.4 है। अब बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो बोलेंगे ये डेल्टा क्या होता है और ये 0.3 0.4 डेल्टा क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको भी स्टडी करना पड़ेगा कि ऑप्शन डेल्टा क्या होती है। 0.3 डेल्टा का मतलब हो गया कि निफ्टी का अगर उस स्टॉक का प्राइस 1 रुपया बढ़ेगा तो वो ऑप्शन 30 पैसे से बढ़ेगी, और 0.4 डेल्टा का मतलब हो गया कि 1 रुपया बढ़ने से 40 पैसे बढ़ेगी। यानी 40% चांस है अगर 0.4 डेल्टा है कि वो इन द मनी आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा स्टडी भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आप 1-1.5 घंटे के वेबिनार में कई चीज नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते। तो आप क्या डेल्टा के बारे में समझें, थीटा के बारे में समझें, और आपको गूगल में बहुत सारी उसमें डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जनरली जो कवर्ड कॉल राइटिंग होती है वो एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है, तो हम इसमें प्रीफर करते हैं 0.3 डेल्टा 0.4 डेल्टा के ऑप्शंस को बेचने के लिए। एक चीज और, अगर आप नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं करंट मार्केट वोलेटिलिटी में, तो एट द मनी ऑप्शंस को बिल्कुल आपको अभी अवॉइड करना चाहिए करंट सिचुएशन में। और अगर आप कर रहे हैं करंट वीक करना चाह रहे हैं तो आप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस कीजिए, क्योंकि वहां पे आपका डेल्टा कम होगा। डेल्टा 0.3 0.25 से अंदर के डेल्टा में अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि वॉलिडिटी में आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। दूसरा, क्या तो अगले वीक में शिफ्ट हो जाइए, करंट वीक में अगर एक्सपायरी वाला दिन है तो अगले वीक में हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर हम कवर्ड कॉल कर रहे हैं तो एक बीटा भी आप देख सकते हैं। बीटा का मतलब होता है कि निफ्टी के कंपैरिजन में वो स्टॉक कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर बीटा किसी स्टॉक का 2 होगा, जैसे कुछ पीएसयू बैंक्स हैं जिसका बीटा 1.5 है, यानी कि आप देखेंगे कि निफ्टी गिरती है तो अगर निफ्टी 1% गिरेगी तो वो वाले मिड कैप 3-3% गिर जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसका बीटा बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि निफ्टी गिरी 1-1.5 2-3% और स्टॉक गिर गया 8 से 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका फैक्टर एक तो बीटा फैक्टर है, उसका बीटा ज़्यादा है तो स्टॉक ज़्यादा गिर रहा है। दूसरा, उसमें जो डिलीवरीज होती होंगी ना, वो ज़्यादा डिलीवरीज जो होंगी वो ट्रेडिंग उसमें डिलीवरीज कम होती होंगी। अगर आप उसका डेटा जाके देखेंगे तो उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होंगे, डिलीवरीज वॉल्यूम कम होंगे। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसमें डिलीवरी वॉल्यूम ज़्यादा है, इन्फोसिस डिलीवरी वॉल्यूम ज़्यादा है, एचडीएफसी बैंक डिलीवरी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो धीरे धीरे गिरेगा अगर मार्केट गिरेगी तो। बट वही कोई मिड कैप है जिसमें डिलीवरी वॉल्यूम सपोज कीजिए 20% है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 80% है, तो वो स्टॉक मार्केट के गिरने में ज़्यादा गिरेगा, तो उसका बीटा ज़्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कवर्ड कॉल राइटिंग इन स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए जिसका बीटा 1.25 से ज़्यादा है। और इनफैक्ट जिसकी डिलीवरी वॉल्यूम्स ट्रेडिंग वॉल्यूम से कम है, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी इस मंदी के मार्केट में इन्वेस्टेड हमें नहीं रहना चाहिए। वैसे स्टॉक्स जिसका डिलीवरी वॉल्यूम 70% अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम है, 70% अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम है और 30% केवल डिलीवरी वॉल्यूम है, तो अगर आपके पास वैसे स्टॉक्स हैं तो आने वाले समय में अगर मंदी आएगी तो वो स्टॉक्स कम से कम 25-30% टूट सकते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, डिलीवरी वॉल्यूम कम है, तो लिक्विडेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अब वो स्टॉक्स आप कहाँ से देख सकते हैं? एनएसई की वेबसाइट में आपको डिलीवरी वॉल्यूम दिख जाएगा, वहाँ पे जा करके आप अपना स्टॉक का नाम डाल करके देख सकते हैं कि आपके पास जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उसका डिलीवरी वॉल्यूम कितना है और
ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है। अगर डिलीवरी वॉल्यूम, यहाँ पे फिर से नोट कर लीजिए, अगर डिलीवरी वॉल्यूम 70%, ट्रेडिंग वॉल्यूम 70% है और डिलीवरी वॉल्यूम केवल 30% है, तो इसका मतलब मंदी के मार्केट में वो स्टॉक तेजी से टूट सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में वैसे स्टॉक्स हैं तो उसको आपको रिव्यू करना चाहिए। बाकी कवर्ड कॉल में हमें इलिक्विड ऑप्शंस अवॉइड करने चाहिए और आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीब साल के आपको 25-30% रिटर्न पोर्टफोलियो और स्टॉक्स दोनों मिला के हो सकता है। अब हम प्रोटेक्टिव पुट में चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, इनके चार्ट्स को देख करके एग्जांपल्स ले लेते हैं और फिर निफ्टी के आउटलुक को भी समझ लेंगे कि क्या निफ्टी का क्या सिचुएशन लग रही है और क्या देख करके लग रहा है कि निफ्टी किधर जा सकती है। तो फटाफट, प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है? प्रोटेक्शन, यानी हम वैसा पुट खरीद रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे ये जनरली प्रोटेक्टिव पुट इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हम अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए इसे यूज करते हैं और ये बेसिकली पुट का मतलब हम प्रोटेक्शन के लिए पुट खरीद रहे हैं और व्यू हम बुलिश रख रहे हैं, यानी कि लग रहा है कि मार्केट, ये दोनों केस में हो सकती है, प्रोटेक्टिव कॉल भी हो सकती है, प्रोटेक्टिव पुट भी हो सकती है। अगर आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं तो प्रोटेक्टिव बेसिकली पुट होती है और अगर आप शॉर्ट करके चल रहे हैं तो प्रोटेक्टिव कॉल हम लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि जैसे जब आरबीआई की पॉलिसी चल रही थी तो उस समय भी हम लोगों ने डेटा आपको इंडिकेट किया था कि सेलर्स काफ़ी एग्रेसिव थे जब आरबीआई की पॉलिसी चल रही थी। इनफैक्ट जब बजट की स्पीच चल रही थी तो उस समय भी ये मैसेज हम लोगों ने फ्लैश किया था आपको, जो टेलीग्राम चैनल है प्रीमियम पे भी और फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी, जब बजट की स्पीच इनफैक्ट चल रही थी कि सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव ऑन द डे ऑफ बजट। और वहाँ पे हम लोगों ने ये डेटा में देखा था कि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी तेज़ी से बिल्डअप हो रहे थे और शॉर्ट पोजीशंस बन रही थी स्टॉक्स वगैरह में। जो ऑप्शंस थे उसमें पुट में अनवाइंडिंग हो रही थी, तो वो इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बन रही है और उस समय 23,600 के आसपास था और अभी मार्केट 22,800 का लो आज मार्केट में लग गया। तो ये ऊपर के लेवल पे इवेंट में शॉर्टिंग हुई है और ये इतनी जल्दी ये शॉर्ट ख़त्म नहीं होगा, ये मार्केट आपको नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं और उन्होंने अभी रोल ओवर वालों को ट्रैप भी नहीं किया, अभी तो रोल ओवर वाले ट्रैप होने बाकी हैं। तो मार्केट में हमें बहुत कॉशियस होकर के चलना चाहिए एज पर द डेटा, क्योंकि जो शॉर्ट पोजीशन बनी है वो एक तो बनी है बजट वाले दिन और दूसरा बनी है वो आरबीआई की पॉलिसी वाले दिन और दोनों दिन इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। तो अगर आपके पास स्टॉक्स हैं और आप बेचना नहीं चाह रहे हैं तो हेजिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको पुट लेना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्शन के लिए पुट आपको लेकर के चलना चाहिए। ये कैसे? ये बेसिकली ये है कि अब मान लीजिए रिलायंस ही है मेरे पास और 1200 का रेट चल रहा है और लग रहा है वो 1100 आ सकता है, पॉसिबल है। तो आप प्रोटेक्शन के लिए 1180 की पुट लेकर के चलें कि अगर उसके नीचे चली जाती है तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर्स अगर आपके पास प्लस है तो अनलिमिटेड रिस्क नीचे की तरफ खुला है। खास तौर से मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं और आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर आप नहीं कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस के बिना अगर फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में आपको प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रोटेक्शन लेके नहीं चलेंगे और मार्केट में कोई सेलिंग आएगी तो आपको 8-10% का किसी भी स्टॉक में कभी भी सेलिंग दिख सकती है। तो उस केस में प्रोटेक्टिव पुट आपके पास होना चाहिए ताकि आपको अनलिमिटेड रिस्क फ्यूचर्स में नहीं हो। तो हम ये इसी पर्पज से प्रोटेक्टिव पुट लेते हैं। हो सकता है इसमें आपको प्रीमियम करीब 2 से 3% का कॉस्ट लगेगी, आपको 2% के आसपास का प्रोटेक्शन कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, बट आपका अनलिमिटेड रिस्क नीचे प्रोटेक्ट होके हो जाता है। अब ये इसमें हम ये कब लेते हैं, फिर एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये इवेंट रिस्क को प्रोटेक्शन के लिए और अनसर्टेन टाइम, यानी जब कोई इवेंट हो या अनसर्टेन चल रहा हो, पता नहीं है मार्केट किधर जाएगी, अभी जैसे ट्रम्प साहब कुछ भी बोल देंगे, मार्केट का कुछ भी ऊपर नीचे हो सकती है, अनसर्टेन चल रहा है। कभी कोई टैरिफ लग रही है, कभी किसी इंडस्ट्री पे टैरिफ लग रहा है, कभी किसी कंट्री पे टैरिफ लगाया जा रहा है। तो ये अभी थोड़ा सा आप ये बोल सकते हैं कि अनसर्टेन टाइम है। एफआईज रोज 3,000-4,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन तो ये है कि अनसर्टेन है, नीचे की तरफ ही है। तो उस केस में हमें प्रोटेक्शन पुट यूज करते हैं ऐसे सिचुएशन में, या इवेंट रिस्क में हम इसे प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, या रिजल्ट्स आ रहे हैं या अर्निंग सीजन है, ऐसे सिचुएशन में भी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है।
या एक और तरीका होता है कि हम स्टॉक्स को सपोर्ट के आसपास बाय करना चाह रहे हैं कि स्टॉक्स अपने सपोर्ट पे आ गया है और हम चाह रहे हैं कि नहीं स्टॉक्स यहाँ से मूव कर सकता है बट हमें प्रोटेक्शन लेनी है, तो उस केस में भी हम स्टॉक का फ्यूचर खरीदते हैं और साथ में पुट ऑप्शन ले लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जिसे हम प्रोटेक्शन पुट बोलते हैं नियर सपोर्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स एक बार समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। अब ये देखिए मैंने आपके सामने ये स्टॉक जैसे ये देखिए रिलायंस का ये मंथली चार्ट है रिलायंस का और आप क्योंकि रिलायंस का वेटेज काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है निफ्टी में, और ये मंथली चार्ट है अभी फिलहाल, इसके बाद हम वीकली में आते हैं। तो ये देखिए मंथ ऑन मंथ हम देख पा रहे हैं कि ये लोअर लोज बन रहे हैं ओवरऑल, और आप कंटिन्यूअस देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 6 से 7 मंथ से ये डाउन ट्रेंड में है। तो मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी है कि ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया आपको दिख रहा है ये नीचे, ये आप देख पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है रिलायंस का, इस लेवल के आसपास रिलायंस आ सकता है। ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे रिलायंस टेस्ट कर सकता है, जो करीब करीब होता है 1100 1120। अब मुझे इस लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मैं रिलायंस को खरीदना चाह रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी कि मैं 1100 के आसपास रिलायंस आएगा यहाँ पे मैं फ्यूचर खरीद लूंगा। सपोज कीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने 2 लॉट फ्यूचर खरीद लिया, क्योंकि फ्यूचर खरीदूंगा तो कैपिटल कम लगेगा, अगर मैं कैश में जाऊंगा तो मुझे कैपिटल ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर खरीद लिया। और ये नेक्स्ट ये जो लेवल है ये लेवल है जो बहुत, इसके नीचे चांसेस कम है कि रिलायंस जा सकता है 1000 रुपए के नीचे। तो हम प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम 1000 की पुट यहाँ पे प्रोटेक्टिव पुट खरीद लेंगे सस्ते में, यानी बहुत छोटे प्रीमियम में आपको मिल जाएगी, यानी आप 1100 के आसपास रिलायंस फ्यूचर खरीदेंगे और अपने आप को अनलिमिटेड प्रोटेक्शन के लिए करीब करीब आप मान के चलिए 7-8% नीचे की आप पुट खरीद सकते हैं, या 1040 की भी आप पुट खरीद करके चल सकते हैं। तो ये आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे दिया और आप अपने सौदे में, अपने फ्यूचर में आप प्रोटेक्शन के साथ राइड कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि अगर स्टॉक थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो सौदा आपका निकलेगा नहीं, आपके पास शेयर्स रहेंगे और आप यहाँ सपोर्ट से राइड कर सकते हैं ट्रेंड को। अगर वहां से बाउंस मिला तो अच्छा खासा आपको, अगर आप मान लीजिए 1100 पे लेते हैं और मार्केट में कुछ मूवमेंट मिली तो 1200-1300 1400 तक की मूवमेंट आपको रिलायंस में मिल सकती है। और ये आपका रिस्क, आपने प्रोटेक्शन के लिए ये पुट लिया तो डाउन साइड आपका कैप हो गया, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्शन, और भी कोई भी स्टॉक्स हैं उसे आप एनालाइज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक कोटक बैंक का ये ग्राफ खोला है, कोटक बैंक जो देख रहे हैं कि मार्केट के डाउन ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा ये नीचे नहीं जा रहा है, तो इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं बुल कॉल स्प्रेड का, कि आप इसमें बुल कॉल स्प्रेड को बना करके चल सकते हैं, यानी कि हेजिंग भी करना है। मैंने कॉल ऑप्शन सपोज कीजिए 1950 के आसपास है तो यहाँ की कॉल ऑप्शन खरीद के और ऊपर 1980 या 2000 की कॉल ऑप्शन बेच दी टाइम वैल्यू को मिटिगेट करने के लिए। तो इसमें क्या आपका रिस्क भी लिमिटेड रहेगा और आप ऊपर की तरफ राइड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बुल कॉल स्प्रेड। तो ये इस तरीके से एग्जांपल्स हमने समझा कि नेकेड ऑप्शंस की जगह हम बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड कर सकते हैं, या प्रोटेक्टिव पुट कब करना है ये हमें एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया। अब हम एक बार निफ्टी पे चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी का ट्रेंड समझ लेते हैं, क्या लग रही है निफ्टी कहाँ तक जाएगी और क्या सिचुएशन बन रही है। एक देखिए रूल मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है कि हम जो वीकलीज हैं, वीकली के अगर प्रीवियस वीक का लो के नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है जैसे ये निफ्टी का, आप यहाँ पे मैं सबसे पहले निफ्टी का ग्राफ है ये देखिए, ये निफ्टी का ग्राफ खुल गया आपके सामने और यहाँ पे ये वीकली चार्ट्स हैं। एक सिंपल रूल आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं जो हम लोग
एनालिस्ट फॉलो करते हैं कि जो प्रीवियस वीक का लो है, ये देखिए, ये प्रीवियस वीक का लो है, ये वाला पार्ट, दिस इज द प्रीवियस वीक लो, और ये प्रीवियस वीक हाई है। अगर प्रीवियस वीक लो के नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है और ये मिड मार्केट हो गई, ये बेसिकली प्रीवियस वीक के नीचे है, ये कैंडल, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है और मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, और हर वीकली एक्सपायरी में वो नीचे की तरफ ही बंद करेगा। जैसे कल मान लीजिए वीकली एक्सपायरी है, तो कल बाउंस आएगा, तब भी मार्केट जो कोशिश करेगी वो वीकली लोस की तरफ ही बंद करने की कोशिश करेगी। अगर सपोज कीजिए ये उल्टा होता, फॉर एग्जांपल हम बुल वाले सिचुएशन में देखते हैं कि ये एक वीकली हाई है, इसके ऊपर ये वीकली हाई है, और इसके ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है, ये वीकली हाई है, तो मार्केट एक्सपायरी वाले दिन किधर भी खुलेगी वो ऊपर ही बंद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर मार्केट चल रही है और ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इस सिचुएशन में, जैसे जब ऐसा सिचुएशन होगा तो हमें तेजी का ट्रेंड लेकर के चलना है, और जब इस तरीके से वीक ऑन वीक नीचे की तरफ बंद हो रही है तो हमें मंदी का ट्रेंड लेना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर ये बंद हुआ तो यहाँ हम पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, और ये फिर नीचे गई तो यहाँ से फिर ये नेगेटिव ट्रेंड में अभी हम चल रहे हैं। तो कल एक तो एक्सपायरी क्लियर है कि कल मार्केट ऊपर भी खुलेगी तो ऊपर के लेवल पे सेलिंग आनी चाहिए। दूसरा, अब ये कहाँ तक नीचे जा सकती है, तो अभी तो ये इवेंट जो था, अब ये देखिए, ये इवेंट वीक था आपका, ये जो वीक है इसमें दोनों इवेंट हुए हैं। पिछले वीक में मोटा मोटी आपके ये और ये वीक में दोनों इवेंट हुए हैं। बड़ा ध्यान से यहाँ पे फोकस कीजिएगा। 1 फरवरी को हमारी बजट थी, और उसके बाद लास्ट फ्राइडे 6 या 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी थी, ठीक है। और ये वाला जो वीक देख रहे हैं, ये वाला जो वीक है, ये इवेंट वीक है, और जो भी पोजीशंस बनी है वो इस इवेंट वाले वीक में बनी है शॉर्ट पोजीशन, तभी मार्केट अभी देखिए ब्रेक डाउन किया है। और ये जो वीक है ये रोल ओवर हुए हैं, इसमें रोल ओवर्स हुआ था। अब अगर आप मान लीजिए किसी भी कंडीशन में ये 1208, ये जो लेवल है 22800, ये अगर टूट गया मार्केट में, तो ये जो रोल ओवर्स हुए थे इस वीक में ये सारे पैनिक में आएंगे, और मार्केट आपको बहुत तेजी से 22800 के नीचे बहुत तेजी से मार्केट टेस्ट करेगी 22500 और 22200। ये देखिए, ये दो लेवल मार्केट फरवरी में ही टेस्ट कर सकती है अगर 22800 का लेवल टूट गया तो। मेरा अपना व्यू डेटा को देख करके यही है कि मार्केट 22800 का लेवल टूटेगा, और मार्केट 22500 और 22200 का लेवल फरवरी एक्सपायरी में टेस्ट कर सकती है, क्योंकि हमें एफआईस का डेटा से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और बाकी जो अर्निंग्स आ रही है वहां से भी हमें सपोर्ट फंडामेंटली नहीं मिल रहे हैं। तो 22800 ये क्रूशियल लेवल पॉइंट है जहां से ट्रैप होगी मार्केट की पोजीशन, और अनवाइंडिंग, पैनिक अनवाइंडिंग चालू होगी। आज किसी तरीके से मार्केट ने उस लेवल को होल्ड कर लिया और मार्केट अब बाउंस हुई, क्योंकि ऊपर बाउंस होगी तभी स्ट्रॉन्गर हैंड्स को सस्ती पुटें मिलेंगी। तो ये बाउंस सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाउंस पे कॉल्स में नहीं फंसना है, और बाउंस पे जहां सिग्नल मिले वहां स्प्रेड्स या पुट स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स की तरफ ही चलना चाहिए। ये क्लियर है क्यों 22800 के नीचे मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी, क्योंकि ये मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे रीजनिंग मेरी क्या है। इस वीक में दो इवेंट थे, बजट और आरबीआई की पॉलिसी, और ये जो वीक है इसमें हुआ है रोल ओवर्स। तो नई शॉर्ट पोजीशन बनी है इस वाले वीक में, क्योंकि वहां ऊपर आरबीआई की पॉलिसी और इवेंट में शॉर्ट पोजीशन बनी, और रोल ओवर्स हो रखे हैं इस वीक में, ये जो वाला वीक है। तो अगर ये लो कट गया तो ये जितनी भी पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट में बनी हुई है वो सब, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का मतलब लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन दोनों हो गई, कुछ बायर्स हैं कुछ सेलर्स हैं, तभी वो ओपन इंटरेस्ट है। तो जो बायर है वो पैनिक में आएगा और अनवाइंडिंग होगी पोजीशंस की, और 22800 के नीचे अनवाइंडिंग आएगी, जिसके कारण 22500 और 22200 का लेवल्स हम देख सकते हैं। तो ये क्लियर हमें दिख रहा है डेटा को देख करके। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है, बैंक निफ्टी अभी उतनी वीक नहीं हुई है, बट ये लग रहा है कि नेक्स्ट
बैंकिंग में भी सिमिलर उसी तरीके से अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो आपको ये बैंक्स का भी हम एक बार डेटा देख लेते हैं। ये अभी मैं आपके सामने, ये मैंने आपके सामने बैंक का ग्राफ खोला है, बैंक निफ्टी का। अब ये देखिए बैंकिंग में ओपन इंटरेस्ट बना है, आरबीआई वाले पॉलिसी वाले दिन 6-7% का ओआई बिल्टअप है। अब ये देखिए ये वाला इवेंट वाली वीक है। आज इवेंट वाले वीक के नीचे मार्केट जाने की कोशिश करी थी बट वापस आ गया। अगर ये वापस से कल या परसों इवेंट वाले वीक के नीचे चली गई तो फर्स्ट टारगेट तो आपको ये बनेगा 48,000 का। अभी हम लोग हैं 49,580 पे, और फिर इसके नीचे जाएगी तो नया टारगेट खुलेगा। तो अभी जो इमीडिएट टारगेट बन रहा है वो 48,000 का बैंक निफ्टी में भी टारगेट बन रहा है। एक जो सपोर्ट लेवल है वो आप मान के चल सकते हैं कि 49,000 का सपोर्ट लेवल है। वो क्यों सपोर्ट लेवल है? क्योंकि वो प्रीवियस वीक का लो है। और बट ऊपर जैसे 50,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है मार्केट में, तो वो प्रेशर देने की कोशिश करेगी। और बैंक निफ्टी जैसे वीक होगी तो निफ्टी में सेलिंग ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो ये सब सारा सिनेरियो है निफ्टी का, जो मैंने अपना व्यू आप लोगों के सामने रखा। अब ये करंट डेटा के बेसिस पे है। अब डेटा चेंज होगा तो मार्केट में व्यू भी चेंज होगा। उसके लिए हम लोग लाइव डेटा देखते हैं। एफआईज की जो सेलिंग है आज की 4,000 करोड़ की है, उसे आपको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा कि फ्लो ऑफ फंड्स कैसे मूव कर रहा है। अगर फ्लो ऑफ फंड्स वापस बायर की तरफ आने लग गए तो ये डेटा चेंज होने लग जाएंगे, तो फिर हमें उस हिसाब से रिव्यू करना पड़ेगा। बट अभी जो करंट सारा कुछ देख करके तो यही समझ में आ रहा है कि फ्लो भी नेगेटिव है, डेटा भी नेगेटिव है, और रोल ओवर्स वाली पोजीशन ट्रैप होने वाली है, इवेंट भी ट्रैप है, तो मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ ही हम लोग गिरेंगे। तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से आज का ये कंटेंट रहा। स्ट्रेटजीज मैंने बताई और मार्केट आउटलुक रहा। स्ट्रेटजीज में 3 हम लोग ने प्रीफर किया: बुल स्प्रेड्स, बियर स्प्रेड्स, कवर्ड कॉल राइटिंग और प्रोटेक्शन ऑफ पुट्स। मेनली मैं बुल एंड बियर स्प्रेड पे फोकस करना चाह रहा था कि क्योंकि नेकेड ऑप्शन से वेल्थ नहीं बन सकती। बेटर है कि हम वेल्थ डिस्ट्रॉय करें, इससे बढ़िया है कि हम हेजिंग की तरफ जाएं। अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं, तभी आप नेकेड कीजिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि हमें हेज करेंगे तो आपका कम से कम कैपिटल रिस्क इस वॉलेटिलिटी में नहीं रहेगी। अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग हो जाए, थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो जाए, तो फिर भी आप नेकेड ऑप्शन कर सकते हैं, बट इस वॉलेटिलिटी में आपको हेज में ही आप रहेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसके अलावा अब हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। अनुज जी, आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करता हूँ। तो ठीक है अनुज जी, आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। यस सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा सर पहला क्वेश्चन यही है कि सर आपने बात करी बुल कॉल स्प्रेड की या फिर इन जनरल स्प्रेड की, इसमें स्ट्राइक प्राइस का आप किस तरीके से चॉइस करते हैं? कब आप 200 पॉइंट का गैप रखते हैं, कब आप 100 पॉइंट का गैप रखेंगे? किस तरीके से मैनेज होगा ये? देखिए, बहुत वैलिड पॉइंट है। जनरली क्या है कि अगर हम बुल स्प्रेड्स कर रहे हैं तो कोशिश ये होती है कि ऐड द मनी वाली ही कॉल खरीदें। ऐड द मनी हम कॉल लेते हैं, और उसमें अगर लग रहा है कि नहीं तेजी ज़्यादा आएगी तो हम 200 पॉइंट की स्प्रेड क्रिएट कर लेते हैं, और कम तेजी लग रही है तो 100 पॉइंट का करते हैं। जनरली हम लोग 100 पॉइंट के स्प्रेड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम कॉस्ट भी कम होती है। बट वो डिपेंडिंग है कि मार्केट किस तरीके से आपको लग रही है। आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट तेजी से मूव करेगी ऊपर की तरफ, तो आप 200 पॉइंट की स्प्रेड भी लेकर के चल सकते हैं। और हमेशा बाइंग के लिए एट द मनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि एट द मनी में आपको एप्रिसिएशन तेजी से मिलेगी। तो बाइंग के लिए एट द मनी रखेंगे, और सेलिंग के लिए आप 150 से 200 पॉइंट आउट ऑफ मनी कर सकते हैं। सर इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि ये एक्सपायरी वाले दिन आप एक्सपायरी पर स्प्रेड्स बनाते हैं, करंट वीक की एक्सपायरी पर स्प्रेड्स बनाएंगे या फिर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पर बनाएंगे? हाँ, बहुत देखिए, एक्सपायरी वाले दिन सबसे अच्छे से काम करती है आपकी बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड। एक्सपायरी वाले दिन जैसे मैंने अभी बोला था कि हमें नेकेड ऑप्शंस नहीं करनी चाहिए। एक्सपायरी वाले दिन हमें बुल और बियर स्प्रेड्स करनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, आपका टाइम वैल्यू का रिस्क खत्म हो जाता है और आपको काफी सस्ते में ऑप्शंस के स्प्रेड्स बन जाते हैं। तो एक्सपायरी वाले दिन हमें स्पेशली बुल एंड बियर स्प्रेड ज़्यादा फायदेमंद होती है, और वो भी करंट वीक में। अगर आप एक्सपायरी वाले दिन नेक्स्ट वीक में करेंगे तो आपको बुल एंड बियर स्प्रेड में फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और,
फ्राइडे को भी हमें बुल बियर में उतना फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट में मेन बुल बियर कब करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुल एंड बियर स्प्रेड्स में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि आपको फ्राइडे करके कोई खास एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी इसमें। और अनटिल अनलेस की बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाए। मंडे को भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट मंडे की क्लोजिंग होते होते अगर आपको डेटा समझ में आ रहा है तो आप कैरी फॉरवर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है हर मंगलवार को, तो मंगलवार को मार्केट फिर से वॉलेटाइल होने लगी है, कई बार ट्रेंडिंग भी होने लगी है। तो मंडे की क्लोजिंग में कुछ हद तक आपको क्लूज मिल जाएंगे डेटा से, तो उस हिसाब से आप जो बुल एंड बियर स्प्रेड्स है ये आप ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे करंट वीक में कर सकते हैं, और अगले वीक में करने का कोई फायदा नहीं है इसमें। जी सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग एसएल कैसे डिफाइन करते हैं स्प्रेड्स में, क्योंकि जैसे आपने बोला कि 20 पॉइंट 25 पॉइंट का आप एसएल रख सकते हो हेज में भी, प्लस ये है कि कोई लेवल ब्रेक होगा तो हमको निकलना है, किस तरीके से हम एसएल डिफाइन करेंगे? देखिए, एंट्री एसएल डिफाइन करने के लिए एंट्री इंपॉर्टेंट है। एंट्री आपको उसी रूल से करना पड़ेगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास। पीसीआर के डेटा को देखते हुए आपने वीवैप पे एंट्री ली। अब आपने वीवैप पे क्या तो आप हेजिंग एंट्री लोगे या आप नेकेड ऑप्शन एंट्री लेंगे। अब नेकेड ऑप्शन जब आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस उस केस में क्या होता है कि डे लो के आसपास अगर निफ्टी ब्रेक कर रही है तो हम जनरली निकल जाते हैं, जिसमें 20 से 25 पॉइंट का एसएल होता है। और अगर आप स्प्रेड कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको 10 से 12 पॉइंट का मैक्सिमम रिस्क लगेगा, 10 पॉइंट हो या 8 पॉइंट ऐसा लगेगा उस समय। तो डे लो अगर आप तेजी खेल रहे हैं तो डे लो ब्रेक कर रहा है तो वहां पे आपको निकलना चाहिए, क्योंकि आप वॉल्यूम वेटेड पे ले रहे हैं और डे लो ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब वीवैप को रेस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट जो आप सोच के चल रहे थे वो डेटा काम नहीं किया, तो आप डे लो ब्रेक करेगा, निकल जाएंगे। अगर आप सपोज कीजिए मंदी खेल रहे हैं, बियर पुट स्प्रेड ले रहे हैं तो उस केस में डे हाई ब्रेक करेगा तो निकल जाएंगे। मगर एंट्री आपको डे जो वीवैप है उसी के आसपास करनी है। अब सपोज कीजिए कई बार क्या होगा कि डे लो बहुत दूर है, डे हाई बहुत दूर है, तो उस केस में जनरली हम इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो करीब करीब 12 से 15 रुपए के स्टॉप लॉस पे अगर लग रहा है स्प्रेड में तो निकल जाते हैं। 12 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस होने का मतलब 80 से 90 पॉइंट हमारे अगेंस्ट चली गई मार्केट, तभी आपका ये स्टॉप लॉस लगता है। एक चीज और, जैसे जो बुल एंड बियर स्प्रेड्स हैं इसमें मान लीजिए आप 10 पॉइंट का रोज स्टॉप लॉस रखिए और पीसीआर के डेटा को देख करके वीवैप के बेसिस पे आप हर दिन 12 से 12:30 बजे के बाद के आसपास एंट्री कीजिए और आप 2:15-3 बजे के आसपास अपनी पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। आप हर दिन ये ट्रेड कीजिए पीसीआर को देखते हुए और वीवैप को देखते हुए। आप मंथ के एंड में देखेंगे कि आपका कम से कम लॉसेज नहीं है, आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे। ये ऑलरेडी स्ट्रैटेजी को हम लोगों ने वर्क भी किया है, बैक टेस्टिंग भी करी है, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। नेकेड ऑप्शंस में क्या होता है, नेकेड ऑप्शंस आप करेंगे तो उसमें टाइम वैल्यू का इम्पैक्ट होता है, उसके कारण कई बार प्रॉफिट आपका नेट में आएगा भी, नहीं भी आएगा, लॉस भी लग जाएगा। बट यहाँ पे आप टाइम वैल्यू को मिटिगेट कर दे रहे हैं, टाइम वैल्यू का रिस्क खत्म हो गया और आप इंट्राडे, केवल इंट्राडे 12 बजे पोजीशन बनाइए, 12 से 12:30 पीसीआर का डेटा और वीवैप के आसपास। पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है तो वीवैप पे हमें बुल कॉल स्प्रेड लेना है, पीसीआर का डेटा नेगेटिव है तो वीवैप पे हमें बियर पुट स्प्रेड लेना है। स्टॉप लॉस आपका केवल 10 से 12 पॉइंट का, 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और होल्डिंग टाइम 12 से 3 बजे, 3 सवा 3 बजे तक का होल्डिंग पीरियड है। और ये स्ट्रेटजी एज अ न्यू ट्रेडर आप कैपिटल इसमें जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है वो आप डाल के देखिए और आप ये स्टॉप लॉस रखिए अपने फंड पे। यानी सपोज कीजिए आपने 1 लाख का कैपिटल डाला, आप महीने का 5% का स्टॉप लॉस रख लीजिए कि अगर मुझे 5,000 का लॉस हो गया तो मैं ये स्ट्रेटजी बंद कर दूंगा और नहीं तो मैं इसे चलाऊंगा। तो आप एक ये करके देखें, 5% का स्टॉप लॉस रखना है, 1 लाख का फंड लगाना है, 5% का स्टॉप लॉस रखना है, यानी 5,000 का नुकसान हो गया तो स्ट्रेटजी हम अगले महीने नहीं चलाएंगे। स्ट्रेटजी ये है कि पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है तो वीवैप पे बुल कॉल स्प्रेड बनेगी और अगर पीसीआर का डेटा नेगेटिव है तो वीवैप पे बियर पुट स्प्रेड बनेगी। 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा लास्ट में काट देंगे। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप
उस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करेंगे जहां पे आपकी कॉस्ट कम से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आप बुल स्प्रेड जब कर रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग अगर सपोज कीजिए 75 रुपीज पर लॉट कॉस्ट लग रही है तो ये वाइबल नहीं होगा। बट आपका अगर 10 से 15 रुपया के आसपास अगर आपकी कॉस्टिंग लग रही है तो ये स्ट्रेटजी आपकी वाइबल होगी। तो आपको इस स्ट्रेटजी में केवल ध्यान ये रखना है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करें जहाँ जहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम है। तो ये स्ट्रेटजी करके आप साल का 24-30% रिटर्न इंट्राडे में भी निकाल सकते हैं। जी अनुज सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटेक्टिव कॉल और पुट को लेकर है। तो सर इस हाई वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में क्या हम डबल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि अगर हमने फ्यूचर बाय किया है तो कॉल पुट हम डबल बाय कर ले, और फ्यूचर शॉर्ट किया है तो कॉल हम डबल बाय करके चल लें। डबल बाय करने में क्या है, हमें प्रोटेक्शन करना है, हमें उससे प्रॉफिट तो बनाना नहीं है, क्योंकि मेन प्रोटेक्टिव पुट का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे प्रोटेक्शन करना। जब आप डबल बाय करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन भी करना, प्रॉफिट भी कमाना। तो उसमें आपका रिस्क भी ज्यादा होगा टाइम वैल्यू का। बट ये है कि जब आपको क्लियर लग रहा है कि नहीं ये गिरेगा ही, डायरेक्शन क्लियर है, तो फिर उस केस में आप डबल ले सकते हैं। बट उसमें क्या है कि आपको एक में रिस्क वहाँ पे मैनेज ज़्यादा करना पड़ेगा। बट ये है कि जब क्लैरिटी है कि नहीं ट्रेंड डाउन है और तो उस केस में आप डबल लेकर के चल रहे हैं। बट जब आपका ऑब्जेक्टिव है कि नहीं मुझे प्रोटेक्शन ही करनी है तो फिर एक लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप ऑप्शन खरीदेंगे पुट में तो प्रीमियम भी आपको देना पड़ेगा उसमें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, काफी बारी आता है ये। सर ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या थीटा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक थीटा है। जो हम लोग बायर हैं, बायर का डेंजरस एनिमी इज थीटा। ऑप्शन बायर को जो किल करता है वो थीटा किल करता है। और थीटा को भी मैनेज किया जाता है विक्स के थ्रू, वॉलेटिलिटी के थ्रू। कई बार आप देखेंगे कि मार्केट गिर रही है, पुट बढ़ी नहीं रही है, पुट बढ़ी नहीं रही है, और उसको मैनेज कैसे किया जाता है? उसको मैनेज किया जाता है विक्स को गिरा करके। अब विक्स गिरी जा रही है, मार्केट भी गिरी जा रही है, और पुट बढ़ नहीं रही है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट गिर रही है, पुट भी टूट रही है, या मार्केट बढ़ रही है, कॉल बढ़ ही नहीं रही है उस रेशियो में। तो उसका मेन रीजन होता है कि थीटा को मैनेज किया जाता है, और थीटा मैनेज होता है वेगा से, विक्स से। अब ये विक्स कैसे मैनेज हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता, ये विक्स को आप कैसे करते हैं। बट ये है कि ऐसा दिखता है कि विक्स भी मैनेज हो रही है। विक्स का भी, अब जैसे कल का ही सिचुएशन लीजिए, कल मार्केट सुबह करीब 12-12:30 बजे तक मार्केट एकदम बिल्कुल साइडवेज थी। इनफैक्ट मार्केट थोड़ी गिर ही रही थी, बट पुट नहीं बढ़ रही थी। तो जैसे पाइप में पानी होता है ना कि एकदम दबा हुआ है, और अचानक से 12:45 पे आपने देखा होगा पुटें फट गई सारी एकदम। पुट के जो प्राइसेस हैं वो अनाप शनाप डबल तिबल हो गए 12:45 ऑनवर्ड्स। तो ये जो कल क्या हो रहा था कि मार्केट गिर रही थी और विक्स भी गिर रही थी, और अचानक से विक्स में सूटअप आया, विक्स में अचानक से सूटअप आया। मैं आपको वो विक्स दिखाता हूं अभी। इनफैक्ट वो हम देख लेते हैं किस तरीके से। कल का मैं आपको विक्स का सिनेरियो दिखाता हूं ताकि और क्लियर होगा, इसलिए थीटा इज मोर इम्पोर्टेंट। अब हम चलते हैं कस्टम। कल थी हमारी, कल थी 6 तारीख। ठीक है, ये हमें देखना है 10 मिनट का चार्ट। कस्टम डिस्प्ले 6 तारीख, 6 तारीख 9:15, 15:30। अरे कहाँ चला गया? करीब 6 तारीख। मैंने डेट गलत लगाई, आज क्या है 12 है ना, 11 है, सॉरी।
सॉरी सॉरी, हाँ अब ये देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पे अब आपको दिखेगी विक्स। अनुज जी विक्स दिख रही है? हाँ जी सर। ये विक्स में क्या हो रहा था सुबह से, ये देखिए ये विक्स साइडवेज है, एकदम साइडवेज। और ये देखिए 1250 तक भी कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप देखिए ये विक्स में स्पाइक आया 1250 के बाद करीब 1245 पे। ठीक है, यहाँ से ये विक्स टूट रही थी और ऑप्शंस की प्रीमियम्स मार्केट गिरने के बाद भी नहीं बढ़ रहे थे। एकदम साइडवेज विक्स आप देख पा रहे हैं, केवल 10 मिनट का चार्ट है और अचानक से विक्स में ये स्पाइक आया ऐसे और सारी की सारी पुटें यहाँ से डबल हो गई। कल आपने देखा होगा कि हम लोगों ने टीवी पे 23,200 की पुट दी थी बाय 85 पे, संजोग से इसी लेवल पे दी थी और 85 से ये 240 रुपया हो गई ये 30 मिनट के अंदर अंदर। ये विक्स ऐसे बढ़ी थी कल। तो ये बेसिकली विक्स से भी कई बार, इसलिए थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थीटा को मैनेज करने के लिए विक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। विक्स इज द वोलेटिलिटी इंडिकेटर। तो हमें विक्स पे भी ध्यान रखना चाहिए अगर हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो विक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थीटा के मूवमेंट में, कि थीटा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस विक्स काफी इसमें हेल्प करता है हमें समझने में। ठीक है अनुज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे प्रोटेक्टिव पुट और कॉल को लेकर ही। तो इसमें एट द मनी में जाना चाहिए हमको या फिर आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं? देखिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो एट द मनी से बेहतर है कि अब वो डिपेंड करता है डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। अगर मान लीजिए स्टॉक में अब जैसे मैंने कोटक बैंक दिखाया आपको, तो कोटक बैंक का चार्ट सही है, अप ट्रेंड जैसा ही लग रहा है, तो उस केस में आप आउट ऑफ मनी में जा सकते हैं। बट अगर डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो वहां पे प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। उस केस में हम नजदीक में या एट द मनी में जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ट्रेंड, स्टॉक का ट्रेंड देखकर कि ये डाउन ट्रेंड में है, तो उसमें हमें एट द मनी में जाना चाहिए। और अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसमें हम आउट ऑफ मनी में जाना चाहिए। और क्वेश्चन सर सर ले आपने लीजिए अनुज जी, अगर कोई क्वेश्चन अगर लग रहा है ना। सर स्पेसिफिक क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा है क्योंकि कल की पोजीशंस को लेकर और उस तरीके से तो हम लोग नॉट। आप अगर पीसीआर के बारे में समझना चाह रहे हैं कि पीसीआर कैसे है, नेगेटिव हाँ कैसे है, पॉजिटिव, तो आप अनुज जी वो ये यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दीजिए जहाँ पे हमारे पुराने जितने भी एसएमसी ग्लोबल के वेबिनार्स हम लोगों ने किए हैं, वो वेबिनार्स का सारा रिकॉर्डिंग वहाँ अवेलेबल है। तो वो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि पीसीआर हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें कई सारी वीडियोस हम लोगों ने पीसीआर पे बना वेबिनार्स किए हैं और उसी जो एसएमसी ग्लोबल के वेबिनार्स हम करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग उस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उसकी प्लेलिस्ट इसलिए बनाई है कि आप हिस्टोरिकल वेबिनार्स को देख सकें। तो वो लिंक आप डाल दीजिए अनुज जी, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, एसएमसी ग्लोबल का एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक आप डाल दीजिए। और वहाँ पे हम लोग जी बिजनेस की जो भी रिकॉर्डिंग या क्लिप्स आती है वो क्लिप्स वहाँ पे डाल देते हैं, या जो भी कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन समझ में आता है या जो वेबिनार्स हैं उसके लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो उस लिंक के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब और किस दिन कौन सा वेबिनार हो रहा है। अनुज जी दो लिंक डाल दीजिए, एक तो सर दोनों लिंक YouTube। शेयर कर दिए सर। ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स। ओके थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम सर। Yeah. थैंक यू।